नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स डायरी में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं और पूरे देश की नज़रें कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो चुनाव है, ये वोटिंग जो जारी है उस पर है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। हरीश सर, आप दिल्ली आए AICC मुख्यालय, वोट अभी आप डाल के आए हैं, अंदर का कैसा माहौल है? कांग्रेस में उत्साहपूर्ण वातावरण है और आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि देश की नई पीढ़ी भी देख रही है। मैं तो ये 5वीं बार वोट डाल रहा हूँ कांग्रेस के इलेक्टोरल सिस्टम के अंतर्गत जो है, लेकिन लोग जानते ही नहीं थे। एक ऐसी पिक्चर पेश की जाती थी कि कांग्रेस के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है और लोग देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर एक परफेक्ट डेमोक्रेसी है। नीचे से कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें प्राइमरी से चुनाव होकर के आता है और फिर डेलीगेट्स जो है अंत में चुनाव वोट डालने का काम करते हैं, और जिसमें एक इलेक्शन अथॉरिटी है जो बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करवाती है। देखिए मेरे पास कितनी शक्ति है हमारे मिस्त्री साहब के गाइडलाइंस की, ये रिफ्लेक्ट करता है। मैं ये अपना आधार कार्ड इत्यादि सब लेकर के आया हूँ। उन्होंने कहा बिना उसके वोट नहीं पड़ेगा, जबकि मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। सर, अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो कह रहे हैं सब दिखावा है, अंदर से फिक्स है, पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बनना है। ओह, भाजपा को ये कांग्रेस की इस ताकत का एहसास हो गया कि कांग्रेस की भावनाएं किस तरफ हैं, तो ये तो बड़ी वो बात है। लेकिन कभी अपने कार्यकर्ताओं की भावना भी सुनी उन्होंने, जिनमें नागपुर से एक लिफाफा आता है और खोल दिया जाता है, सब ताली बजा देते हैं। आपने कभी सुना कि जो उनके नए जो इस समय के अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, उनके खिलाफ भी कोई था उम्मीदवार? कोई भी सुना कोई व्यक्ति राजनाथ सिंह जी के खिलाफ उम्मीदवार था या गडकरी साहब के? वहाँ तो एक लिफाफा आता है, खुलता है, और वो देखिए भाजपा दूसरों से कहती है कि नहीं जो है यहाँ रिमोट सिस्टम है। वास्तविकता ये है रिमोट सिस्टम से गवर्न होने वाली पार्टी केवल भाजपा है। वहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। सर देखिए, अगर देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही शशि थरूर दोनों दक्षिण से आते हैं। क्या वो पार्टी को वो मजबूती प्रदान कर पाएंगे नॉर्थ के लिए, अगर देखा जाए तो? उत्तर दक्षिण भारत सब एक है, पूरब पश्चिम, और अब दक्षिण से जो भारत जोड़ो की आंधी आ रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और उसके बाद भी आप ये सवाल कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है सर कि आने वाले 19 तारीख को क्या परिणाम होंगे? लाखों कांग्रेस जनों की आकांक्षा का प्रतीक, और 2024 में जो बदलाव लाने की कांग्रेस की मुहिम है उसको शक्ति देने वाला व्यक्ति हमारा अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले जो हैं अपना वोट डाल के आया, इनसे खास बातचीत की है, जानना चाहा है कि इनका क्या कुछ कहना है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो अब 19 तारीख को जो परिणाम आएंगे उससे कहीं ना कहीं जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है कांग्रेस को, उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और पार्टी को नई दिशा में ले जाने का काम करेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, साफ तौर पे हरीश रावत ने कहा है। बहरहाल ये तो देखना होगा 19 तारीख को कि आखिर कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है, और क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो भारतीय जनता पार्टी की जो लहर इस वक्त चल रही है देश में, साथ ही जो इस वक्त 2024 की जो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से चल रही है, क्या जो नया कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो कांग्रेस को वो दोबारा मजबूती प्रदान कर पाएगा या नहीं, इसका जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स डायरीज और मैं रितिका राजपूत। इस वक्त जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। इस वक्त की अगर मैं बात करूं, जम्मू के बटीडे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम कार्यकर्ता जो हैं इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। अब क्या कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी और कौन कौन सी पार्टीज अभी तक यहाँ पहुँच चुकी हैं, और बता दें कि समय जो है आज मीटिंग का मॉर्निंग में 11 बजे का रखा गया था, परंतु अभी तक तमाम पार्टीज यहां नहीं पहुंच पाई हैं। कुछ एक पार्टीज की एंट्रीज अंदर हो चुकी हैं। अब कौन कौन सी पार्टियां हैं और क्या कुछ मुद्दों पे बातचीत करेंगे उनके विषय में भी आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे शिवसेना, PDP, NC, यहाँ पे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पे जो डोगरा स्वाभिमान संगठन से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता हैं अभी तक अंदर जा चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी अंदर से होकर फिलहाल उनकी वापसी भी
हो चुकी है, क्योंकि आज कांग्रेस की भी वोटिंग का कार्य चल रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहले ही अपनी जो बात थी उसे रख के वापस जा चुके हैं। और क्या कुछ मुद्दों पे बात होगी वो आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि नॉन लोकल वोटर्स को लेके जो भी टिप्पणियां की गई हैं, जो भी आज तक बातें बाहर बताई गई हैं, उन सब मुद्दों पे आज अंदर बातचीत होने वाली है। और इस सर्वदलीय बैठक का मेन एजेंडा रहेगा कि डेमोक्रेटिक जो हमारा भारत पूरा बताया जाता है कि स्वतंत्र है, उसके बावजूद भी स्वतंत्रता सिर्फ कुछ एक पार्टियों को ही क्यों है, बाकी लोगों को क्यों नहीं। और जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट्स जो है वो नॉन लोकल को किस प्रकार से दिए जा रहे हैं और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन वोटर्स को यहाँ पे अलो किया जा रहा है, ये तमाम बातें जो हैं ये आज इस बैठक में की जाएंगी। और साथ ही साथ अगर स्टेटहुड की बात करें, वो मुद्दा तो हमेशा से गरमाया रहता है और उस पर भी बातचीत होगी और तमाम बातों को आज पूर्ण रूप से डिस्कस भी किया जाएगा। इसके हल क्या कुछ हो सकते हैं उन पे भी बातचीत की जाएगी और पूरी बैठक खत्म होने के बाद एक मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस भी ज़रूर की जाएगी और तमाम बातों की एक कंक्लूजन जो है वो ज़रूर बताया जाएगा। अब इस बैठक का क्या रिजल्ट निकलेगा, आने वाले समय में इलेक्शन पे इसका क्या प्रभाव रहेगा, तमाम जानकारी जल्द आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। JK24/7 न्यूज की रिपोर्टर्स डायरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं केशव मोहन मिश्रा और दिल्ली से हाजिर हूं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट लेकर। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, उसी कड़ी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई की इस वक्त पूछताछ चल रही है और हमारी मौजूदगी सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर है। आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे और अब इन कार्यकर्ताओं को यहां से हटाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा डिटेन किया जा रहा है। तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को भी यहां से प्रशासन डिटेन करता हुआ ले जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन द्वारा इन तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन करके हटाने की कोशिश की जा रही है और यहां तमाम आम आदमी पार्टी के जो तमाम सीनियर लीडर हैं उनकी मौजूदगी देखने को मिल रही है। प्रशासन यहां से इन तमाम नेताओं को हटाने की कोशिश कर रहा है, तमाम विधायक हैं उनकी मौजूदगी है और आपको तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तानाशाही आगे चुकड़ वाले नहीं है, जो मर्जी गिरफ्तार कर ले। विधायक हैं जिनको यहां से हटाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीबीआई हेडक्वार्टर से बाहर कर दिया गया है और बातचीत कर लेते हैं। विधायक क्या कहना चाह रहे हैं? ये तानाशाही है बीजेपी की, मोदी जी की, हमें ये पूरी तानाशाही है। शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको यहाँ से प्रशासन की तरफ से अब हाल फिलहाल में हटाया जा रहा है और प्रशासन ये पूरा एरिया खाली करा रहा है। सुबह से ये प्रदर्शन चल रहा था और आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। नाराजगी है, विरोधगी है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है और इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से प्रशासन हटा रहा है और प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि अब ये जो पूरा का दुर्गेश पाठक इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दुर्गेश पाठक को प्रशासन किस तरीके से उठा रहा है। रिपोर्टर डायरी में बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे पोल्यूशन की। जी हाँ, जैसे जैसे सर्दी का आगाज़ होता है वैसे ही दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन एक बड़ी समस्या रहती है। साल दर साल ये समस्या रहती है, कई तरह के उपाय किए जाते हैं लेकिन पोल्यूशन से निजात नहीं मिलती है। 10 दिन पहले खूब बारिश हुई दिल्ली एनसीआर के अंदर, जिसकी वजह से AQI 50 के नीचे आ गया था और दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत थी कि पोल्यूशन कम है। लेकिन अब बारिश का असर जैसे ही कम हुआ है, AQI एक बार फिर से 250 के ऊपर पहुंच गया है। अगर बात करें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली की, गाज़ियाबाद की, AQI 250 के ऊपर है, जो कि ख़राब स्थिति में है और इससे हवा की गुणवत्ता ख़राब होती है। PM2 भी बढ़ने लगा है, जिसका असर सीधा इंसान की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली के अंदर भी स्मोक टावर लगाया गया है, नोएडा के अंदर भी स्मोक टावर लगाया गया है ताकि हवा को प्यूरीफायर किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद हर साल AQI लगातार बढ़ता ही रहता है। इससे निपटने के लिए पोल्यूशन विभाग और दिल्ली सरकार ने कई तरह के काम भी किए हैं, लेकिन अभी तक इससे निजात नहीं मिल पा रही है। पोल्यूशन विभाग चूँकि ग्रैप लागू है, ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली एनसीआर के अंदर, ऐसे में फ़र्स्ट फेज़ की पाबंदियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर भी फ़ाइन लगाया जा रहा है। इसके अलावा पोल्यूशन विभाग नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर जगह जगह छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है वहाँ जो मटेरियल है उसको भी ढक कर रखा जा रहा है। तो अब देखना यही होगा कि हर साल जो समस्या रहती है क्या उससे निजात
दिल्ली वासियों को मिलेगी या नहीं, क्योंकि इस समस्या से बुजुर्ग और बच्चे काफ़ी अफेक्टेड होते हैं। हैदर अली, Check 24/7 न्यूज़, नोएडा। बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। मीठी मीठी ठंड के साथ हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब श्रेणी में पहुंचती जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी, AQI उतना ही ज़्यादा खतरनाक श्रेणी में जाना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के दिवाली के ऊपर भी दिल्ली में पटाखों के ऊपर बैन लगाया गया है। इसके अलावा हरियाणा में भी गुरुग्राम में जो एनसीआर का क्षेत्र है उसमें भी 31 जनवरी तक पटाखों की बिक्री और खरीद फरोख्त पर भी बैन लगा दिया गया है। ऐसे में एनजीटी और जो तमाम पॉल्यूशन बोर्ड है उन्होंने ठोस कदम और कठोर कदम उठाए हैं। उसके साथ ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट भी अब सक्रिय हो चुका है। दरअसल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर की 491 कंस्ट्रक्शन हो रही साइट के ऊपर रोक लगा दी है। दरअसल ये 491 साइट अलग अलग जगह हैं, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाज़ियाबाद ऐसी जगह हैं, फरीदाबाद, जहां पर इन 491 कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर काम चल रहा था। लेकिन हवा की खराब श्रेणी में जाते हुए इन 491 साइट्स पर अब टेम्परेरी रूप से रोक लगा दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और एनसीआर का AQI बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंचने वाला है। दरअसल जैसे जैसे दिवाली आती है, दिल्ली और एनसीआर गैस चैम्बर बन जाता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए एनजीटी ने भी तमाम तरीके के जो गाइडलाइंस है वो निकाले हैं। जैसे कि 500 मीटर वर्ग गज से ज़्यादा अगर किसी को कंस्ट्रक्शन करना है तो उसको एंटी स्मोक गन का इंस्टॉलेशन साइट पर करना होगा। इसके अलावा पूरा जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो हरे कपड़े से ढकी होनी चाहिए और जहाँ पर भी मलबा गिरा हुआ है उस पर लगातार पानी का छिड़काव होना चाहिए और बिना रजिस्ट्रेशन के कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं। वहीं पर जो डीजल के जनरेटर चलते हैं उन पर भी दिल्ली और एनसीआर के अंदर रोक लगा दी गई है, सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को छोड़ करके। ऐसे में देखना होगा कि इन 491 साइट्स पर बैन करने के बाद क्या आगे भी ऐसी ही कंस्ट्रक्शन साइट्स को बैन किया जाता है, क्योंकि कमीशन का कहना है कि उन्होंने 80 फ्लाइंग टीमें यानी कि 80 फ्लाइंग स्क्वाड फील्ड में उतारे हैं और जहां पर भी कंस्ट्रक्शन करते हुए लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे वहां पर उनको फाइन का भी प्रावधान किया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, Check 24 न्यूज़। पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के अंदर लगातार आतंकी गतिविधियों को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो है वो पंजाब की सीमा में भेजे जा रहे हैं ताकि पंजाब के अंदर माहौल को ख़राब किया जा सके। इसी सिलसिले में कल देर रात को भी जो रानिया सेक्टर है अमृतसर के अंदर जो पड़ता है वहाँ पर भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजा गया। देर रात को जो पेट्रोलिंग पर BSF की पार्टी थी उन्होंने ड्रोन की हरकत को देखा और उसके बाद अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन को BSF के जवानों ने मार गिराया है। हालांकि अभी जो ड्रोन जहां पर गिरा वहां पर जो तलाशी ली गई तो वहां से हेरोइन के कुछ पैकेट जो है वो BSF को बरामद हुए हैं, लेकिन BSF के अधिकारियों का मानना है कि शायद इस ड्रोन की मदद से पंजाब की सीमा के अंदर हथियार भेजने का भी प्रयास जो है वो किया जा रहा था। इसी वजह से जो पूरा इलाका है उसको सील कर दिया गया है और BSF के जवान अब सुबह होने पर सुबह से लगातार तलाशी कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये भी साफ़ हो जाएगा कि क्या कुछ सीमा पर हथियार मिले हैं या नहीं मिले हैं। पंजाब की चिंता इस बात को लेकर है क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाद लगातार जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हैं या वहाँ पर जो आतंकी संगठन काम कर रहे हैं वो पंजाब को लगातार डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब के जो युवा हैं उनको बरगलाकर अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है पिछले कई दिनों के दौरान पंजाब पुलिस ने कई ऐसे मॉड्यूल को बस्ट किया है जो पंजाब के अंदर स्लीपर सेल के तौर पर आतंकियों के स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे और ये पंजाब के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता की बात है। रिकवरी जरूर हो रही है, ड्रोन को मार गिराया जा रहा है, विजिलेंस जो है कहीं ना कहीं वो जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन एक चिंता जो है वो लगातार पंजाब के लोगों के लिए बनी हुई है क्योंकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बाद अब पंजाब को लगातार सॉफ्ट टारगेट मान रहा है और उनका मानना है कि यहाँ पर
किसी न किसी तरीके से हिंदू सिखों के बीच भी कहीं ना कहीं विवाद करवाया जा सकता है। और यही कारण है कि जो बब्बर खालसा या बाकी जो सिख खालिस्तानी फोर्स के जो गुट एक्टिव हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पंजाब के अंदर लगातार ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने का जो है प्रयास कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा पंजाब के अंदर पिछले कुछ दिनों के दौरान और ख़ासतौर पर जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो गैंगस्टर पकड़े गए थे उन्होंने भी इस चीज़ को बड़े खुलासे किए हैं कि पाकिस्तान से उनको कौन हथियार भेजता है, कौन उनको वहाँ से हथियार सप्लाई कर रहा है या बाकी मदद वहाँ से भेज रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है पंजाब के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि कितनी जल्दी ये तमाम चीज़ों का नेटवर्क जो बस्ट होता है और जो हथियार पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं उसको रोकने में अब आने वाले दिनों में सीमा सुरक्षा बल कैसे कामयाब हो पाता है। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 9 महीने के दौरान करीब करीब 190 बार ड्रोन को पंजाब की सीमा के अंदर भेजने का कहीं ना कहीं प्रयास किया गया। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि 190 में से सीधे 170 बार पंजाब की सीमा पर और 20 बार ये अटैम्प्ट जो था वो जम्मू कश्मीर की सीमा पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं चिंता जो है वो पंजाब सरकार, पंजाब की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर कैसे पूरी नज़र रखी जाएगी ड्रोन पर, इस तरीके से हमलों पर, क्योंकि लगातार एक चुनौती बनी हुई है और गृह मंत्रालय इसको कैसे देखता है ये आने वाली बात होगी। क्योंकि पंजाब को कहीं ना कहीं टारगेट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।